चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने कल 12th पॉलिटिकल साइंस के खंड 2 का अध्याय 1 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज उससे आगे पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा आपका शीत युद्ध के कारण। मेरे भाई पिछले क्लास में शीत युद्ध के जो कारण हम पढ़ा रहे थे उसमें से कुछ बच गया था, अर्थात सीधा हो गया इस शीत युद्ध के कारण हम पिछले क्लास से ही पढ़ाते आ रहे हैं और उसमें से कुछ बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वही आज हम पढ़ाएंगे। तो इसका जो कारण थे उनमें से शायद हम कितने लिख दिए थे? 5 हो गया था और आज छठा होगा। छठा में है पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत विरोधी प्रचार। यही है ना? पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत विरोधी प्रचार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पश्चिमी देश किसको कहते हैं। मेरे भाई पश्चिमी देश का तात्पर्य यहाँ पर यूरोप महादेश के देशों से है, अर्थात अमेरिका भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत संघ का मतलब रूस से हो जाता है, अर्थात यूरोप महादेश के अधिकांश देश रूस का विरोध करते थे, अर्थात उसके संबंध में विरोधी वाले भावना को फैलाते थे और इससे रूस काफी दुखी रहते थे और वो चाहते थे कि पश्चिमी देश हम कैसे नीचा दिखाए। यही रूस के मन में जो पश्चिमी देशों को कैसे नीचा दिखाए, ये जो भावना उसके मन में उत्पन्न हुआ, हम कह सकते हैं वही शीत युद्ध को जन्म दिया है। तो शायद समझ गए संक्षेप में कि पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत विरोधी प्रचार कैसे हुआ। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने सोवियत विरोधी प्रचार अभियान शुरू किया, जिससे शीत युद्ध को नई ऊर्जा मिली। अब मेरे भाई ये जो शीत युद्ध के कारण है वो लास्ट हम दिखाने जा रहे हैं और उसका नाम है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद। मेरे भाई ये क्या होता है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद? वो एक बार पेन नीचे रखिए, आप सुन लीजिए। यहाँ पर दोनों महाशक्ति का तात्पर्य एक अमेरिका से है, दूसरा सोवियत संघ रूस से है और दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर का मतलब यह हुआ कि कुछ मूल अंतर था, अर्थात दोनों का सोच में कुछ खास अंतर था। वो बताते हैं कौन अंतर था। सोवियत संघ समवादी का समर्थक थे, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, अर्थात सोवियत संघ में जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जो भी आर्थिक क्षेत्र था, लगभग वो सभी सरकार के द्वारा संचालित हो रही थी। एक भी फैक्ट्रियां प्राइवेट नहीं थी, अर्थात सोवियत संघ रूस में। वहीं इसका विपरीत
अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जहां पर एक भी फैक्ट्रियां सरकारी नहीं थी, सब प्राइवेट थी। तो अंतर है कि नहीं है दोनों में? एक तरफ तो रूस में अर्थात सोवियत संघ रूस में सभी फैक्ट्रियां सरकारी, और वहां पर सभी फैक्ट्रियां आम लोगों की। तो इस तरह से दोनों के सोच अलग था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता था। अर्थात ये दोनों का सैद्धांतिक अंतर कहलाया, और यह अंतर भी शीत युद्ध को जन्म दिया। क्योंकि दोनों चाह रहा था कि मैं अपने जो सोच है उसको आगे बढ़ाएं। इस क्रम में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे, जिससे शीत युद्ध को या शीत युद्ध को आगे बढ़ने के लिए एनएस तैयार होता रहा। तो शायद समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर बुरी राष्ट्रों का विरोध किया, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही सोवियत संघ एक अलग नीति अपनाई, जो अमेरिका और इंग्लैंड को अच्छी नहीं लगी। इससे शीत युद्ध का जन्म हुआ। तो मेरे भाई, शीत युद्ध के जो कारण थे प्रमुख, उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। लेकिन इसको लेकर अगर कोई डाउट अभी भी हो आपके मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? क्वेश्चन आपका अच्छा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है अच्छा या पूंजीवादी। मेरे भाई, दोनों अर्थव्यवस्था अपनी अपनी जगह पर ठीक है। मैं किसी को भी बुरा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि आज अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाकर दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है, तो कैसे हम कह सकते पूंजीवादी गड़बड़ है? और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर आज रूस पूरे दुनिया में आदर्श कायम किए हुए हैं। सबसे आदर्श देश का नाम आता है तो उसी का नाम आ जाता है, तो फिर उसको कैसे कम करेंगे? क्या कहें? सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। और हम इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि चूंकि हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग ने दोनों नीति को आदर किया है। और शायद मालूम होगा भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों को अपनाया है भारत के लोग, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर सरकार भी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, आम लोग भी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों अर्थव्यवस्था अपने अपने स्थान पर ठीक है। मेरे भाई, अब अगला पॉइंट होगा आपका शीत युद्ध का प्रभाव। मैं बता दूं आप लोग को, शीत युद्ध का जो प्रभाव हुआ है उसको 2 वर्ग में बांटा गया है। एक है सकारात्मक प्रभाव अर्थात अच्छा प्रभाव, और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव अर्थात बुरा प्रभाव। और दोनों प्रभाव को आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव लिखा है, सकारात्मक। इसमें 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए। मेरे भाई, मैं थोड़ा बता दूं दिखाने से पहले, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इसका प्रभाव जो है 1 पर 1 है। इसलिए दोनों किसी को भी कम और किसी को ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो आज सकारात्मक प्रभाव में 1 नंबर में लिखिए, इससे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित मिला। अर्थात इससे एशिया और अफ्रीका के देशों में, अर्थात इससे एशिया और अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन और सक्रिय हो गया। दूसरा नंबर में, इस युद्ध से
दुनिया के देशों में शांति बनाए रखने की विचार पनपने लगा। तीसरा नंबर में, शीत युद्ध के बाद दुनिया के देश अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों से दोस्ती अधिक से अधिक करने लगा। चौथा नंबर में, इस युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला। पांचवा नंबर में, इस युद्ध के बाद महाशक्ति के भय से सभी देश अपने अपने शक्ति को बढ़ाने लगा। और छठा नंबर में, इससे दुनिया के देश शक्ति संचय पर अधिक ध्यान देने लगा। इस तरह से मेरे भाई शीत युद्ध के सकारात्मक जो प्रभाव था उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसको लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय अब नहीं है। तब आज के क्लास तो धुरी राष्ट्र क्या था? धुरी राष्ट्र टाइम समाप्त हो गया, तब बताया। धुरी राष्ट्र बता देना। हाँ बस है। धुरी राष्ट्र इंग्लैंड, अमेरिका, इधर रूस, ये मित्र राष्ट्र कहलाते थे। इसके विपरीत जो थे जर्मनी के दोस्त जितना भी थे वो जर्मनी का दोस्त धुरी राष्ट्र कहलाते थे। जी तो आज हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा था। आज के क्लास को हम यहीं पर विराम